नमस्ते। आज हम किसी दफ्तर या लैब की रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। आज हम एक छत पर चलते हैं, एक हरी भरी दुनिया की गहराइयों में। हमारे पास द कीटू गार्डन रूफटॉप जर्नी के कुछ अंश हैं। ये एक शहरी बागवान के अपने अनुभव और कह सकते हैं जुनून को दिखाते हैं। और ये सिर्फ पौधों की लिस्ट नहीं है, मतलब कौन से पौधे लगाए गए। ये उस एहसास को पकड़ने की कोशिश है जिससे स्रोत जीवन कह रहा है, सांस लेने की जगह कह रहा है। यहाँ तक कि थेरेपी भी शहर की भागदौड़ के बीच में एक हरा कोना बनाने की कहानी है ना? हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है, इन अंशों से ये समझना कि ये सिर्फ एक हॉबी से कैसे ज्यादा है। मतलब पौधे चुने कैसे गए, उनके पीछे सोच क्या थी, और इस पूरी चीज ने बागवान की जिंदगी पे क्या असर डाला। स्रोत हमें दिखा रहा है कि कंक्रीट के जंगल में एक नखलिस्तान कैसे बनाया जा सकता है, उसकी कला भी और उसका विज्ञान भी। हाँ, और एक लाइन तो वाकई छू जाती है। स्रोत कहता है, सुबह वहां जाना ऐसा है जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो, बस जरा रुको, एक गहरी सांस लो, सब ठीक है। तो चलिए इसी एहसास को साथ लेकर शुरू करते हैं इस छत वाली दुनिया की पड़ताल। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्रोत क्यों कह रहा है कि यह बगीचा शहर की जो चुनौतियां हैं, भीड़, शोर, तनाव, उनसे एक जरूरी एस्केप है, एक राहत है। ये सिर्फ देखने में सुंदर है या कुछ और भी गहरा है इसमें? हाँ देखिए, स्रोत इसी बात पर जोर दे रहा है कि ये कोई पैसिव ब्यूटी नहीं है। असली बात पौधों को सिर्फ रख देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उनकी जरूरतें क्या हैं, धूप कितनी चाहिए, पानी कब देना है, नमी कैसी हो, मिट्टी ठीक है या नहीं, इन सब को महसूस करना, उनके साथ एक रिश्ता बनाना। ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक्टिव मेडिटेशन जैसा है, जहां आप बाहर के शोर से हटकर पौधों की जो वो खामोश भाषा है उस पर ध्यान देते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि पौधों की देखभाल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनको सॉल्व करना ही शहर के बड़े तनावों से ध्यान हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है। अच्छा, और ये रिश्ता जो है, इसकी गहराई शायद पौधों की वैरायटी में दिखती है। चलिए कुछ खास पौधों की बात करें जिनका जिक्र है स्रोत में। शुरुआत करते हैं साइकस पाम से। साइकस पाम, मतलब ये सुनकर ही हैरानी होती है कि ये पौधे डायनासोर के जमाने से हैं। बिल्कुल, सोचिए जरा, स्रोत में कार्डबोर्ड साइकस और वेरीगेटेड साइकस का जिक्र है। उनकी पत्तियों के जो पैटर्न है, जो सिमेट्री है, स्रोत कहता है जैसे कोई कलाकृति हो। हाँ। और एक शहरी छत पर इतने पुराने पौधे का होना, ये तो इतिहास और आज का एक संगम हो गया ना। ये प्रकृति के लचीलेपन का भी सिंबल है, मतलब लाखों साल बाद भी ये मौजूद हैं। फिर आते हैं एडेनियम पर। एडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। स्रोत कहता है ये बागवान का पसंदीदा है, और वजह है इसका कॉडेक्स, वो तने का निचला फूला हुआ मोटा सा हिस्सा। हाँ, कॉडेक्स, वो एक्चुअली रेगिस्तानी माहौल में पानी और न्यूट्रिएंट्स जमा करने का एक तरीका है, एक अडैप्टेशन है। अच्छा। स्रोत में ओबेसिम, अरेबिकम, स्वाजिकम जैसी कई किस्मों का नाम है, लेकिन खास बात ये बताई गई है कि हर पौधे का कॉडेक्स एकदम अलग होता है, शेप में, पर्सनालिटी में, जैसे प्रकृति ने खुद मूर्तियां गढ़ी हों, जीवित मूर्तियां। वाह। ये बागवानी में जो कलेक्शन का पैशन होता है ना, उससे भी दिखाता है, हर पीस यूनिक। और इसी तरह के मतलब अनोखे रूप वाले और भी पौधे हैं, पैचीपोडियम्स। पैचीपोडियम्स, ये अफ्रीका और मेडागास्कर के रेगिस्तानी पौधे हैं। स्रोत बताता है कांटेदार तना, सूजा हुआ बोतल जैसा, और ऊपर कुछ प्यारी सी पत्तियां। डेकारी, सैक्युलेंटम, लेमारे जैसी किस्में हैं इसमें। हाँ, पैचीपोडियम्स भी एडेनियम जैसे ही हैं, मतलब ड्राई माहौल के लिए बने हैं। उनका जो अनोखा, थोड़ा एलियन जैसा लुक होता है ना, हाँ, वो कैक्टस और सक्यूलेंट कलेक्टर्स में बहुत पॉपुलर है। स्रोत कहता है इनका एक अलग ही रुआब है, एक पर्सनालिटी है, और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग नेचर वाले पौधे भी सही देखभाल मिले तो एक छोटी सी जगह में साथ रह सकते हैं, एक इकोसिस्टम बन जाता है। और कुछ तो इतने रेयर और अनोखे हैं कि स्रोत उन्हें कॉन्वर्जेशन पीस कह रहा है, जैसे डॉस्टीनिया और ओपेरिकलिकारिया की किस्में, गिगास, फोर्टिडा, क्रिस्पा। मतलब ऐसे पौधे जिनका अजीब सा या मूर्ति जैसा रूप लोगों का ध्यान खींचता है और लोग पूछते हैं, अरे ये क्या है? बिल्कुल, ये बागवानी का आर्टिस्टिक पहलू है, जहाँ पौधे सिर्फ पौधे नहीं रहते, आर्ट बन जाते हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि इन पर जो बात शुरू होती है वो बागवान के लिए भी खुशी लाती है, अपने पैशन को शेयर करने का मौका मिलता है। तो स्रोत सिर्फ अनोखे शेप्स की बात नहीं कर रहा, रंगों और खुशबू पर भी बहुत जोर है।
प्लूमेरिया यानी चंपा को तो बागवान की गार्डन आइडेंटिटी का हिस्सा बताया गया है। प्लूमेरिया, हाँ, वो अपनी मीठी प्यारी खुशबू और रंगों की जो अविश्वसनीय रेंज है उसके लिए फेमस है। स्रोत में 50 से ज्यादा फूलों के रंगों का जिक्र है। सोचिए जरा। 50 से ज्यादा? हाँ, कुछ फूलों को तो वाटर कलर पेंटिंग जैसा बताया गया है और साथ में वेरीगेटेड पत्तियों वाली 8 किस्में भी हैं। वेरीगेटेड मतलब ऐसी पत्तियां जिनमें एक से ज्यादा रंग हो, जैसे हरे पर सफेद या पीले छींटे। अच्छा। इतनी वैरायटी जमा करना ये बागवानी के लिए गहरा डेडिकेशन दिखाता है। और रंगों का ये जो सिलसिला है यही नहीं रुकता। फूलों वाले पौधों की तो जैसे पूरी बारात है वहाँ। स्रोत में 50 से ज्यादा रंगों वाली बोगनविलिया का जिक्र है। गुलाबी और लाल तबेबुया, रोजिया, पीले और लाल कचनार, अशोक, जरुल, लैंटेना, करोभी के 5 रंग, पीला पलाश, टिकोमा, गोल्डन मधुमालती। अरे बाप रे, वेरीगेटेड सिमल का भी जिक्र है, रेशम कपास। हाँ, फूलों की ये जो लंबी लिस्ट है ये बताती है कि कैसे अगर सोच समझकर प्लानिंग की जाए तो एक छत का बगीचा लगभग पूरे साल रंगीन और जिंदा दिल बना रह सकता है। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये मधुमक्खियों, तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स को भी खींचता है। हाँ, ये भी है। तो शहर के माहौल में बायोडाइवर्सिटी का एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है वो। और इतनी वैरायटी को छत जैसी थोड़ी मुश्किल जगह पर मेंटेन करना बागवान की स्किल और नॉलेज को दिखाता है। सुंदरता और अनोखेपन के साथ साथ स्रोत छत पर फल उगाने का अनुभव भी शेयर करता है। थाई पिंक, वीएनआर, गोल्डन 8 और वेरीगेटेड अमरूद, काली और सफेद लंबी शहतूत, लाल गुलाबी पीला ड्रैगन फ्रूट, ब्लैकबेरी, नींबू की 2 किस्में, सहजन, आंवला। ये लिस्ट भी काफी लंबी है। छत पर फल उगाना, हाँ, ये कई मायनों में खास है। ये सिर्फ ताजे केमिकल फ्री फल पाने का जरिया नहीं है। सही बात है। ये अर्बन फार्मिंग और थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी एक कदम है। स्रोत इसे बताता है जैसे धैर्य, देखभाल और प्यार के बदले में प्रकृति से इनाम मिल रहा हो। ये दिखाता है कि कम जगह में भी खाना उगाना पॉसिबल है। और इन बड़े आकर्षणों के अलावा छोटे पौधे भी हैं। चिन्ना डॉल, फीडर लीव्स, मनी प्लांट की 8 किस्में, ये सब मिलकर बगीचे के कोनों को भरते हैं, उसे पूरा करते हैं। लेकिन स्रोत बार बार इस बात पर लौटता है कि ये सिर्फ पौधों का कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत बहुत इमोशनली ये बताता है कि ये एक जीवन यात्रा है। हर पौधे के पीछे एक कहानी जुड़ी है। किसी को शायद मरने से बचाया गया हो, कोई बीमार था उसे ठीक किया, कोई बीज से उगाया, अच्छा, किसी को बहुत दूर से मंगाया गया, या खास तौर पर इसमें सिर्फ पानी और खाद नहीं लगा है, इसमें समय लगा है, प्यार लगा है, धैर्य और भरोसा। ये जो इमोशनल कनेक्शन है, शायद यही वो थेरेपी है जिसका जिक्र शुरू हुआ था। मतलब पौधों की देखभाल करना, उन्हें बढ़ते देखना, उनमें जो बदलाव आते हैं उन पर ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, ये बागवानी का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसे गहराई से दिखाता है। ये एक जिम्मेदारी का एहसास तो देता है, लेकिन वो जिम्मेदारी सुकून देने वाली होती है। जब आप किसी पौधे को मुश्किल से निकालते हैं या बीज को अंकुरित होते देखते हैं ना, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत गहरा होता है। खासकर शहर के तनाव और भागदौड़ के बीच ये प्रकृति के साथ एक बहुत पर्सनल गहरा रिश्ता बनाने का एक पावरफुल तरीका बन जाता है। हर पौधे से जुड़ी कहानी उस इमोशनल इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। और आखिर में स्रोत सिर्फ अपनी कहानी कहकर रुक नहीं जाता, एक मैसेज भी देता है। ये कहता है कि हर घर में, चाहे बालकनी हो, छत हो या बस एक खिड़की हो, हरियाली का एक कोना होना चाहिए। एक गमला भी काफी है। हाँ, स्रोत कहता है हरियाली सिर्फ सुंदर नहीं है, ये हीलिंग है। मतलब मरहम लगाने वाली, सुकून देने वाली। ये दूसरों को भी इंस्पायर करने की कोशिश है कि वे भी प्रकृति का अपना छोटा सा कोना बनाएं। किटू गार्डन का मकसद भी यही बताया गया है, हर घर में हरियाली और हर दिल में शांति। वाह! ये बागवानी को सिर्फ एक शौक की तरह नहीं देखता, बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए एक जरूरी चीज के रूप में पेश करता है। तो ये थी किटू गार्डन रूफटॉप जर्नी के अंशों के जरिए एक छत पर बनी दुनिया की हमारी खोज। हमने देखा कि कैसे जुनून, जानकारी और प्रकृति के लिए गहरा सम्मान एक साधारण सी छत को एक हरे भरे जीवंत नखलिस्तान में बदल सकता है। हमने पौधों की अद्भुत डाइवर्सिटी देखी, डायनासोर युग के साइकस से लेकर रेगिस्तान में जीने वाले मूर्ति जैसे एडेनियम और पैच्यूटोडियम तक, रंगों और खुशबू से भरे प्लूमेरिया और दूसरे फूल,
और छत पर उगे ताजे फल भी। और सबसे बढ़कर हमने बागवान का वो गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस किया। इस यात्रा में जो धैर्य और प्यार लगा है उसे समझा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंखों का सुकून नहीं है, ये मन की शांति का भी रास्ता है। शहर की जो तेज रफ्तार जिंदगी है उसमें एक ठहराव, एक सांस लेने की जगह। और अंत में एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। स्रोत में जिन रेगिस्तानी पौधों का जिक्र है, जैसे एडेनियम और पैचीपोडियम, वो कम पानी, मुश्किल हालात, इन चुनौतियों के बीच ना सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि फलते फूलते हैं। हाँ। और अपनी एक अनोखी, थोड़ी कठोर सी सुंदरता विकसित करते हैं। हाँ। तो क्या हम भी शहरी जीवन के जो दबाव हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके बीच इसी तरह अपने अंदर रेजिलियंस यानी लचीलापन, शांति और अपनी एक यूनिक पहचान विकसित कर सकते हैं? शायद प्रकृति अपने इन खामोश मगर शक्तिशाली उदाहरणों से हमें यही सबक दे रही है ना? नमस्ते। आज हम किसी दफ्तर या लैब की रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। आज हम एक छत पर चलते हैं, एक हरी भरी दुनिया की गहराइयों में। हमारे पास द कीटू गार्डन रूफटॉप जर्नी के कुछ अंश हैं। ये एक शहरी बागवान के अपने अनुभव और कह सकते हैं जुनून को दिखाते हैं। और ये सिर्फ पौधों की लिस्ट नहीं है, मतलब कौन से पौधे लगाए गए। ये उस एहसास को पकड़ने की कोशिश है जिससे स्रोत जीवन कह रहा है, सांस लेने की जगह कह रहा है। यहाँ तक कि थेरेपी भी शहर की भागदौड़ के बीच में एक हरा कोना बनाने की कहानी है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है, इन अंशों से ये समझना कि ये सिर्फ एक हॉबी से कैसे ज्यादा है। मतलब पौधे चुने कैसे गए, उनके पीछे सोच क्या थी, और इस पूरी चीज ने बागवान की जिंदगी पे क्या असर डाला। स्रोत हमें दिखा रहा है कि कंक्रीट के जंगल में एक नखलिस्तान कैसे बनाया जा सकता है, उसकी कला भी और उसका विज्ञान भी। हाँ, और एक लाइन तो वाकई छू जाती है। स्रोत कहता है, सुबह वहां जाना ऐसा है जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो, बस जरा रुको, एक गहरी सांस लो, सब ठीक है। तो चलिए इसी एहसास को साथ लेकर शुरू करते हैं इस छत वाली दुनिया की पड़ताल। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्रोत क्यों कह रहा है कि यह बगीचा शहर की जो चुनौतियां हैं, भीड़, शोर, तनाव, उनसे एक जरूरी एस्केप है, एक राहत है। ये सिर्फ देखने में सुंदर है या कुछ और भी गहरा है इसमें? हाँ, देखिए स्रोत इसी बात पर जोर दे रहा है कि ये कोई पैसिव ब्यूटी नहीं है। असली बात पौधों को सिर्फ रख देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उनकी जरूरतें क्या हैं, धूप कितनी चाहिए, पानी कब देना है, नमी कैसी हो, मिट्टी ठीक है या नहीं, इन सबको महसूस करना, उनके साथ एक रिश्ता बनाना। ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक्टिव मेडिटेशन जैसा है, जहां आप बाहर के शोर से हटकर पौधों की जो वो खामोश भाषा है उस पर ध्यान देते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि पौधों की देखभाल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनको सॉल्व करना ही शहर के बड़े तनावों से ध्यान हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है। अच्छा, और ये रिश्ता जो है, इसकी गहराई शायद पौधों की वैरायटी में दिखती है। चलिए कुछ खास पौधों की बात करें जिनका जिक्र है स्रोत में। शुरुआत करते हैं साइकस पाम से। साइकस पाम, मतलब ये सुनकर ही हैरानी होती है कि ये पौधे डायनासोर के जमाने से हैं। बिल्कुल, सोचिए जरा। स्रोत में कार्डबोर्ड साइकस और वेरीगेटेड साइकस का जिक्र है। उनकी पत्तियों के जो पैटर्न है, जो सिमेट्री है, स्रोत कहता है जैसे कोई कलाकृति हो। हाँ। और एक शहरी छत पर इतने पुराने पौधे का होना, ये तो इतिहास और आज का एक संगम हो गया ना। ये प्रकृति के लचीलेपन का भी सिंबल है, मतलब लाखों साल बाद भी ये मौजूद हैं। फिर आते हैं एडेनियम पर। एडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। स्रोत कहता है ये बागवान का पसंदीदा है, और वजह है इसका कॉडेक्स, वो तने का निचला फूला हुआ मोटा सा हिस्सा। हाँ, कॉडेक्स।